हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इसमें 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम चौथे नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 3 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। आज चौथे नंबर का प्रैक्टिस होगा। और इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि एएनएम की परीक्षा जनवरी माह में होने वाली है, वो भी 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को 3 पालियों में होगी। तो समय बहुत कम ही बचा है, इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी में लग जाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, तो इसलिए आप लोग तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 का प्रश्न नंबर 1 से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्ण प्रतिरक्षण से मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसको देश में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए पहला राज्य चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, वह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह नवजात देखभाल है। ऑप्शन नंबर 2। अगला है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की व्यवस्था किस मंत्रालय द्वारा की गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की व्यवस्था किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, सीएचसी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। सीएचसी के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। तो पहला कथन है, सीएचसी एक प्रकार का स्वास्थ्य केंद्र है, यह सही है। अगला है, इस केंद्र के तहत लोगों को पारिवारिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध होती है, यह भी सही है। सीएचसी के माध्यम से उन सभी लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, यह भी सही है। तो इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सीएचसी स्वास्थ्य देखभाल किस स्तर पर उपलब्ध है? भारत में सीएचसी स्वास्थ्य देखभाल किस स्तर पर उपलब्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक स्तर। ऑप्शन नंबर 4। अगला है, नर्स की प्राथमिक पेशेवर जिम्मेदारी किस लिए होती है? नर्स की प्राथमिक पेशेवर जिम्मेदारी किस लिए होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नर्सिंग देखभाल के लिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने किस वर्ष में पहली बार आचार संहिता अपनाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1953 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने पहली बार आचार संहिता अपनाई। अगला है, निम्नलिखित किस रोग का उन्मूलन हो चुका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चेचक रोग का उन्मूलन हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छोटी माता जो है यह जीवाणुओं से नहीं होता है। हैजा, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस जो है यह तीनों जीवाणुओं से ही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, हाथी पांव रोग एलिफेंटियासिस का कारण क्या है? हाथी पांव रोग एलिफेंटियासिस का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाचेरिया फाइलेरिया। अगला है, महिलाएं किस भूमिका में सफल होती है? महिलाएं किस भूमिका में सफल होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्नी के रूप में और माँ के रूप में। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अगला है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हृदय से पेसमेकर का संबंध है। आगे देखेंगे, फुफ्फुस किससे संबंधित है? फुफ्फुस किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फेफड़ा से फुफ्फुस संबंधित है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धमनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला प्रश्न है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पियाजे को जाता है। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर करता है। आगे है शिशु को एक बार में कितना दूध पिलाया जाना चाहिए? शिशु को एक बार में कितना दूध पिलाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है 120 से 180 मिली ml जो है 120 से 180 ml शिशु को एक बार में दूध पिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला है किशोरों के दोपहर के खाने में कितना अंडा दिया जाना चाहिए? किशोरों के दोपहर के खाने में कितना अंडा दिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 अंडा दिया जाना चाहिए। अगला है स्तन्य पोषण किसमें सहायक होता है? स्तन्य पोषण किसमें सहायक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय के अंकुचन में स्तन्य पोषण सहायक होता है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो हमारा पहला कारक है भौतिक या वंशागुणित निर्धारक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक निर्धारक, तीसरा है पर्यावरणीय निर्धारक और चौथा है प्रायोगिक निर्धारक। तो इसमें बताइए कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा जो है यह व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो इसका उत्तर है आनुवांशिक प्रभाव जो है यह व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 नवंबर 1965 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। अगला है विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 189। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आशा के चयन के लिए मानदंड के बारे में सत्य कथन कौन सा है? आशा के चयन के लिए मानदंड के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें देखिए आशा मुख्य रूप से गांव की निवासी महिला होनी चाहिए, यह तो बिल्कुल ही सत्य है। अगला है 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह गलत है। अप्रभावी संचार कौशल होना चाहिए, यह भी गलत है। 9वीं तक शिक्षित होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। तो सबसे सत्य कथन जो है आशा के चयन के मानदंड के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आशा मुख्य रूप से गाँव की निवासी महिला होनी चाहिए। पहला नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? किसे पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन जो है पूर्ण प्रोटीन भोजन माना जाता है। अगला है स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्न में से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। विटामिन सी पोषक तत्व जो है इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एड्स से कौन सा देश मुक्त है? एड्स बीमारी से कौन सा देश मुक्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। अभी तक का कोई भी देश नहीं है जो कि एड्स से मुक्त है। अगला देखेंगे
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1999 ईस्वी में। डेंगू के फैलने का कारण क्या है? डेंगू के फैलने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वायरस, ऑप्शन नंबर 2। डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं? डेंगू के लक्षण कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेज बुखार, जोरों में दर्द, सिर में दर्द, यह सभी डेंगू के लक्षण हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? कौन सा ओमेगा 3 तेलों का एक समृद्ध स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉड लिवर, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला है, यह पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है और इसलिए इसे प्रतिदिन लेना आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन सी। अगला है, आशा किट में कौन सी दवा होती है? आशा किट में कौन सी दवा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए DDK, टैबलेट खुमारी भगाने वाली और पैरासीटामोल सिरप, यह तीनों आशा किट में यह सब दवा होती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला है, सहायक नर्स मिडवाइफ। सहायक नर्स मिडवाइफ ANM को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में ANM को जाना जाता है। अगला है, ANM काउंसलर की भूमिका। ANM काउंसलर की भूमिका गर्भावस्था के दौरान सामान्य देखभाल होकर होता है, सुरक्षित प्रसव और आपातकालीन योजना के लिए जन्म की तैयारी, और तीसरा है गर्भावस्था में खतरे के संकेतों के बारे में जानकारी। यह तीनों ANM काउंसलर की भूमिका होती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुरुषों को दिन की शुरुआत किस नाश्ते से करना चाहिए? पुरुषों को दिन की शुरुआत किस नाश्ते से करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन युक्त, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। पुरुषों को दिन की शुरुआत प्रोटीन युक्त नाश्ते से करना चाहिए। आगे देखेंगे, HSC का स्टाफ लगभग कितना से कितने लोगों के बीच होता है? HSC का स्टाफ कितने से कितने लोगों के बीच होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 45 से 55 लोगों के बीच HSC का स्टाफ होता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के हिसाब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग कितने बेड उपलब्ध हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 30 बेड उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। कौन सा विटामिन जो है उसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के। अगला प्रश्न है, एक वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक बीपी कितना होता है? एक वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक बीपी कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120 mmHg। अगला प्रश्न है, आयुष आपके द्वार नाम का योजना कब बनाया था? आयुष आपके द्वार नाम का योजना कब बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2018 में। प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के कौन से किस पर विश्वास करता है? प्राकृतिक चिकित्सा शरीर के किस पर विश्वास करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्व चिकित्सा पर विश्वास करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला है, प्राकृतिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण उपचार कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। फुट बाथ, आर्म बाथ और सॉयल बाथ तीनों प्राकृतिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण उपचार हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला है, यूनानी प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था? यूनानी प्रणाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीस में हुआ था। अगला है, नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय कब लागू किया गया?
नारकोटिक्स ड्रग्स पर एकल अभिसमय कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1961 ईस्वी में नारकोटिक्स ड्रग पर एकल अभिसमय लागू किया गया। साइकोट्रोपिक औषधि पर अभिसमय लागू किया गया। कब लागू किया गया साइकोट्रोपिक औषधि पर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1971 ईस्वी में। आगे देखेंगे, नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक औषधि की तस्करी के विरुद्ध अभिसमय कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1985 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अचेत एवं हताहत व्यक्ति के वायुमार्ग को कैसे खोलना चाहिए? अचेत एवं हताहत व्यक्ति के वायुमार्ग को कैसे खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिर झुकाव और ठोड़ी को लिफ्ट करके। सिर को हल्का झुका के और ठोड़ी जो है उसको लिफ्ट करके अचेत एवं हताहत व्यक्ति के वायुमार्ग को खोलना चाहिए। अगला प्रश्न है, आप कब तक यह देखने के लिए जांच करेंगे कि कोई बेहोश व्यक्ति सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 10 सेकंड से अधिक नहीं। 10 सेकंड से अधिक नहीं हम लोग जांच करेंगे कि कोई व्यक्ति बेहोश है या सामान्य रूप से सांस ले रहा है या नहीं। अगला है, नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नक्सीर से रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैजुअलिटी में नीचे बैठेंगे, आगे झुकें और नाक के नरम हिस्से को चुटकी में लें। अगला प्रश्न है, सावधिक चिकित्सा परीक्षा की सिफारिश कब से की जा रही है? कब से की जा रही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1920 के दशक से की जा रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केंद्र की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2003 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकतम मात्रा होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यकृत। धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B12 जो है यह धातु परमाणु से युक्त विटामिन है। आगे देखेंगे, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन बी का केला एक अच्छा स्रोत है। एक स्वास्थ्य उपकेंद्र किसके तहत काम करता है? एक स्वास्थ्य उपकेंद्र किसके तहत काम करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तहत काम करता है। अगला है, सहायक नर्स दाई कहाँ कार्यरत होती है? सहायक नर्स दाई कहाँ कार्यरत होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में कार्यरत होती है। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? तो इसका उत्तर है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण। अगला है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण। यह सारी उपलब्ध जो है आंगनवाड़ी में कराई जाती है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण और बच्चों का टीकाकरण और समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण। तो यह तीनों हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका के संदर्भ में असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन इसमें कौन सा है उसे चुनकर बताइए। तो पहला कथन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सामान्यतः उस गांव की होती है। यह सही है। वह आंगनबाड़ी की प्रमुख कार्यकर्ता होती है। यह भी सही है। तो गलत कौन सा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी कार्य को निष्पादित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही है जो हमारा गलत कथन है। और ऑप्शन नंबर 4 जो है 6 वर्ष कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रखरखाव करती है। यह भी सही है। तो इसमें गलत कथन ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन क्या है?
हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन है। रक्त और मूत्र में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एल्बुमिन जो है यह रक्त और मूत्र में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगला है रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरेखित पेशियों का बना होता है। आरेखित पेशियों का बना होता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय स्वच्छता के संदर्भ में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, ड्रेसिंग का, दवा का, तीनों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भोजन को प्रदूषण से बचाने के लिए सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वच्छता का सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है। भोजन को प्रदूषण से बचाने के लिए स्वच्छता का सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में मानसिक रोग से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 7.5% है। अगला है, प्लेसेंटा क्या पैदा करता है? प्लेसेंटा जो है यह क्या पैदा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्लेसेंटा पैदा करता है। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ऑटिज्म का अर्थ क्या होता है? ऑटिज्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्वलीनता ऑटिज्म का अर्थ है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है। मानव शरीर का ब्लड बैंक क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लीहा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत टीबी के रोगियों के पोषक आहार के लिए कितने रुपये प्रति महीने देने का भी प्रावधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 500 रुपये प्रति महीने देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत केंद्रीय राज्य के मध्य किस आधार पर राशि का वितरण किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 60:40 का अनुपात, 60:40 का राशि का वितरण किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, नाड़ी का दबाव है। नाड़ी का दबाव क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर जो होता है यह नाड़ी का दबाव है। स्वास्थ्य के 5 सामाजिक निर्धारक हैं। स्वास्थ्य के 5 सामाजिक निर्धारक हैं, सामुदायिक, संदर्भ, शिक्षा, आर्थिक स्थिरता, तीनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शरीर का सुरक्षात्मक ऊतक कौन सा है? सुरक्षात्मक ऊतक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उपकला ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य में बार्थोलिन ग्रंथि का स्थान होता है। मनुष्य में बार्थोलिन ग्रंथि का स्थान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, योनि के दोनों तरफ। योनि के दोनों तरफ बार्थोलिन ग्रंथि का स्थान होता है। अगला है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों जेनेटिक डिसीज में कौन कौन यौन संबंधित है? निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों जेनेटिक डिजीज जो है इसमें कौन यौन संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है यह एक जेनेटिक डिजीज है। अगला प्रश्न है, पीलिया जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है। जॉन्डिस में क्या दुष्प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लीवर। यकृत जो होता है यह जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? एक बेहोश व्यक्ति का वायुमार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए?
तो इसका उत्तर है सिर झुकाकर और ठोड़ी उठाकर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्तन के ग्रंथि ऊतक को विभाजित किया गया है। कितने स्तन लोब में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 से 20 स्तन लोब में विभाजित किया गया है। अगला है, एल्वियोली से शुरू होने वाली स्तनधारी स्तन ग्रंथि नालिकाओं का सही क्रम क्या होगा? क्रम इसमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले स्तन नलिकाएं होगा, फिर स्तन एम्पूला और फिर लैक्टिफेरस नलिकाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, कोलोस्ट्रम क्या है? कोलोस्ट्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनेक प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम है। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव कौन सी विटामिन की कमी है? तो चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव विटामिन ई की कमी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, विटामिन ई नहीं, विटामिन के। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 3। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होती है। अगला प्रश्न है, घेंघा और बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि का निम्नलिखित में से किस अंग से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गला। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हालांकि स्तनपान कराना प्राकृतिक है, लेकिन शुरुआत में आपको मदद की आवश्यकता हो सकती है। कौन आपको यह सीखने में मदद कर सकता है कि क्या करना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महिला स्वास्थ्य परामर्शदाता जो है वह हम लोग को सीखने में मदद कर सकती हैं। स्तनपान कराना प्राकृतिक है, लेकिन शुरुआत में आपको मदद कौन करेगी? महिला स्वास्थ्य परामर्शदाता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला है, सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है जिसका उपयोग आपका शरीर स्तन दूध बनाने के लिए करता है? सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है जिसका उपयोग आपका शरीर स्तन दूध बनाने के लिए करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर में किसका दूध पिलाना जरूरी होता है? डेंगू ज्वर में किसका दूध पिलाना जरूरी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बकरी का दूध जो है यह डेंगू ज्वर में पिलाना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु इनमें से कौन है? घात करो और छिप जाओ इनमें से विख्यात विषाणु कौन है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2, RSV विषाणु। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक उपचार में सहायता करता है? कौन सा ऊतक उपचार में सहायता करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दानेदार ऊतक। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में इनमें से कौन सा खनिज मददगार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम जो है यह मददगार है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जो है यह आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन सा ऊतक शरीर को गर्म रखने में मदद करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वसायुक्त ऊतक जो है यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, एड्स को पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एड्स को पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेस्टर्न ब्लोट और एलिसा। वेस्टर्न ब्लोट और एलिसा तकनीक का उपयोग किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग कोडित कंटेनर में सुई, सिरिंज, स्केपल, ब्लेड और कांच की वस्तुओं का निपटान किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीला डब्बा में इन सभी वस्तुओं का निपटान किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है? यदि स्तनधारी अंडाणु निषेचित नहीं है तो इनमें से कौन सी घटना घटित होने की संभावना नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस्ट्रोजन का स्राव बढ़ जाता है। तो चलिए, यह हमारा अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास हमारा वीडियो पहुंच सके और वह लोग हमारा वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।